पाठ है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये आपके पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है और आज हम इसका तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पिछली क्लास के दूसरे भाग में हमने दुर्ग और निचले शहर में भवन निर्माण, नगर निर्माण, विशाल स्नानागार, अन्नागार और माल गोदाम के बारे में पढ़ा था। आज हम हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक भिन्नताओं को देखेंगे। पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बीच पाई जाने वाली सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताओं को देखने के लिए कई विधियों का प्रयोग किया। इन्हीं विधियों में से एक शवाधान था। शवाधान यानी कि कब्रें, जहां शवों को दफनाया जाता था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिस्र में विशाल पिरामिड राजकीय शवाधान थे। इनमें राजाओं के मृत शरीर को बहुमूल्य वस्तुओं और धन संपत्ति के साथ दफनाया जाता था। इनमें से कुछ हड़प्पा के समकालीन थे। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में सामान्य रूप से मृतकों को गर्तों यानी कि गड्ढों में दफनाया जाता था। शवाधान के गर्तों की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्तों या गड्ढों की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। ये शव उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। कुछ कब्रों में मृतभांड यानी कि बर्तन तथा आभूषण भी मिले हैं, जो कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। कुछ में तांबे के दर्पण, सीप और सुरमे, काजल की सलाइयां भी मिली हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधान में आभूषण भी मिले हैं। ये सभी वस्तुएं ऐसी मान्यता की ओर संकेत करती हैं कि इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। सन 1980 में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के छल्ले और जैस्पर, जो कि एक बहुमूल्य पत्थर होता है, के मनके तथा सैकड़ों संख्या में मनकों से बना आभूषण भी मिला है। इन सभी विविधताओं से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में भिन्नताएं विद्यमान थी। ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था, परंतु वे जीवन में विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद उनको जीवन अवश्य मिलेगा या उनका पुनर्जन्म होगा। अब हम विलासिता की कुछ वस्तुओं को देखेंगे। सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने के जो दूसरी विधि थी वो थी उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकरण करना। एक तो रोज प्रयोग होने वाली वस्तुएं थी, पात्र थे, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी से बनाया जाता था। इनमें चक्कियां, मृतभांड यानी कि बर्तन, सुइयां आदि थे। परंतु जो दूसरे पात्र थे या वस्तुएं वो फ्रियांस नामक पदार्थ से बनाए गए थे। अब ये फ्रियांस क्या होता है? ये घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ था। इस पदार्थ के बने हुए जो पात्र होते थे वो बहुत ही कीमती होते थे और इनको बनाने में बड़ी कठिनाई भी होती थी। ये पात्र सबके पास नहीं पाए जाते थे, इसलिए ये
विलासिता को दर्शाते हैं। ये मानना है कि ये पात्र हो सकता है सुगंधित द्रव्यों को रखने में प्रयोग में लाए जाते थे। ये फ्रांस से बने छोटे पात्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी मिले हैं, परंतु कालीबंगन जो कि छोटी बस्ती थी वहां पर नहीं प्राप्त हुए हैं। अब हम देखेंगे कि शिल्प उत्पादन के केंद्र कौन कौन से थे। इनके उत्पादन में किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। इनके उत्पादन का प्रमुख केंद्र चनहुद्रो था, जो एक बहुत छोटी बस्ती थी और ये 7 हेक्टेमीटर में फैली थी। मनकों को बनाने के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कार्निलियन जो कि लाल रंग का होता था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेल खड़ी। कुछ धातुओं का भी प्रयोग किया जाता था, जैसे तांबा, कांसा तथा सोना। इसके साथ शंख, फ्रांस और पकी मिट्टी का भी मनके बनाने में प्रयोग होता था। इस चित्र में हम मनके द्वारा बना हुआ आभूषण भी देख सकते हैं। कुछ मनके 2 या 4 पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर होते थे। ये कई आकार के होते थे, कोई गोलाकार, कोई बेलनाकार, कोई चक्राकार और कोई ढोलकाकार। कुछ मृदभांड पर चित्रकारी भी हमको देखने को मिलती है। कुछ मृदभांडों पर हमें चित्रकारी भी देखने को मिलती है, जैसे कि इस चित्र में हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मृदभांड हैं, बर्तन हैं और उस पे बहुत ही सुंदर चित्र बनाए गए हैं और बहुत ही सुंदर रंगों से इनको रंगा गया है। कुछ मनके सेल खड़ी से बनाए जाते थे। सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किया जाता था, परंतु सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, इन्हें कैसे आकार दिया जाता था, ये अभी तक कोई बता नहीं पाया। पत्थरों को एक आकार में काटा जाता था, फिर घिसाई पॉलिश होती थी और इनमें छेद भी किया जाता था। चौंदड़ो, लोथल और धौलावीरे में छेद करने के उपकरण भी मिले हैं। नागेश्वर और बालाकोट, ये दोनों बस्तियां जो थी वो समुद्र तट के समीप थी और ये शंख से बनी वस्तुओं, जिनमें चूड़ियां, करछियां, पच्चिका की वस्तुएं बनाने का प्रमुख केंद्र थी। यहाँ से माल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता था। चहुंद्रो और लोथल से तैयार माल यानी कि मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ले जाया जाता था, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। यहीं पे सामान खरीदा जाता था और बेचा भी जाता था। पुरातत्वविदों ने उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए शंख, तांबा, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट को ढूंढना आरंभ किया। शिल्पकार बचे हुए छोटे टुकड़ों को और छोटी वस्तुओं को अपने कार्यस्थल पर छोड़ देते थे। ये टुकड़े इस बात को संकेत करते थे कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी
शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। माल प्राप्त करने की भी बहुत सी नीतियां अपनाई गईं, जिसको अब हम देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प उत्पादनों के लिए उपमहाद्वीप और बाहर से कच्चा माल अनेक उपायों द्वारा प्राप्त करते थे। नागेश्वर और बालाकोट में जहां से शंख आसानी से मिलता था, अपनी बस्तियां स्थापित की। वे कार्निलियन मनके गुजरात से मंगाते थे, सीसा दक्षिण भारत, लाजवर्त मणिया कश्मीर और अफगानिस्तान से लाते थे। उन्होंने अफगानिस्तान में शोरतुघई में अपनी बस्ती स्थापित की, क्योंकि ये स्थान नीले रंग के पत्थर लाजवर्त मणि का प्रमुख स्रोत था। इसी प्रकार लोथल कार्निलियन को गुजरात के भड़ोच से लाता था। सेर खड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से प्राप्त करता था, और धातु भी वो राजस्थान से मंगवाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कच्चे माल वाले क्षेत्रों में अभियान भेजकर वहां से कच्चा माल प्राप्त करते थे। इन अभियानों का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना होता था। वे बड़ी बड़ी नाव और बैलगाड़ियों में अपने तैयार माल को पड़ोस के क्षेत्रों में ले जाते और उनके बदले धातुओं तथा अन्य सामान ले आते थे। पुरातत्व खोजों से ये स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के दूर क्षेत्रों से भी व्यापारिक संबंध थे। अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी तांबा मंगवाते थे। हड़प्पाई वस्तुओं और ओमानी वस्तुओं दोनों में हम देखते हैं कि निकेल की मात्रा मिलती थी। ओमान से एक हड़प्पा सभ्यता का एक मर्तबान मिला है। इस पर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, जो कि हम चित्र में देख सकते हैं कि एक ये बहुत सुंदर सा पात्र है और इसके ऊपर काली मिट्टी चढ़ी हुई है। और ये मिट्टी इसलिए चढ़ाई गई थी ताकि इसके अंदर जो भी तरल पदार्थ हो वो रिसकर बाहर ना आ सके। अब हम हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, लिपि और पाठ को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तम कलाकृति उसकी मोहरें हैं। तो हम पहले चित्र में मोहर को देखेंगे कि ये मोहर का जो आकार है वो बेलनाकार है। ये मोहर मेसोपोटामिया से प्राप्त है और इस पर बना कुबड़दार ऋषभ का चित्र सिंधु सभ्यता का प्रतीक है। दूसरे चित्र में जो मोहर बनी है ये गोलाकार है और ये मोहर बहरीन में मिली थी। इस मोहर पर हड़प्पाई चित्र देखने को मिलते हैं। और जो तीसरी मोहर मिली है वो पकी मिट्टी से बने एक जहाज या नाव का एक चित्र मिला है। चित्र के आकार का है, एक नाव के शेप में। तो उससे ये पता चलता है कि व्यापार जहाजों या नावों के द्वारा किया जाता था। अब हम कुछ और मोहरों को भी देखेंगे जिनका प्रयोग सामान पर लगाने में किया जाता था। वो सामान जो कि व्यापार में एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाता था। तो सबसे पहले वे वस्तुएं या सामान जिनको बाहर भेजना होता था उनको एक थैले या बोरे में
भर दिया जाता था। फिर उसके मुंह को कसकर बांध देते थे और उस पर गीली मिट्टी लगा देते थे। गीली मिट्टी लगाने के बाद उस पर 1, 2 या 3 मोहर दबा दबा कर लगा दी जाती थी, जिससे कि मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ जाए। ये मोहर लगाने का तात्पर्य सुरक्षा से था, यानी कि सुरक्षा का प्रतीक थी और इससे प्रेषक की भी पहचान हो जाती थी। ये मोहरें, ये इस चित्र में हम देखते हैं, ये जो एक थैला है या झोला है और इसके पर जो मोहर लगी है वो 3 लगी है, 3 संख्या है। और हम इसमें देखते हैं कि कुछ मोहर इसमें चौकोर है। तो सामान्यतः ये मोहरें चौकोरी होती थी और ये सेल खड़ी की बनी होती थी, लेकिन कुछ मोहरें गोल भी होती थी और अधिकांश मोहरों पर कुछ लिखा भी होता था, कुछ लेख लिखा होता था और उन पे कुछ चित्र बने होते थे, जैसे कि एक सींगी पशु के या भैंस, बाघ, बकरी और हाथी, इनकी आकृतियां उन पर बनी होती थी, जो कि हम चित्र में भी देख सकते हैं। और कुछ मोहरों पर मानव और अर्ध मानव की आकृतियां भी देखने को मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग लेखन कला से भी परिचित थे। ये लेख ताम्र पट्टियों, मिट्टी की लघु पट्टिकाओं, कुल्हाड़ियों, मृद भांडों, आभूषणों, अस्त्री छड़ों और एक प्राचीन सूचना पट पर हड़प्पाई लिपि के अनेक नमूने मिले हैं। और इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्राचीन सूचना पट है जहाँ पर अक्षर बने हुए हैं, किंतु दुर्भाग्यवश अभी तक इस लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। अधिकांश लेख मुद्राओं पर पाए गए हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है, जैसे कि हम लोग के इंग्लिश के अल्फाबेट पे ABCD होती है और हिंदी में छोटा बड़ा और काखा गाघा, तो उसी प्रकार इसमें 26 अक्षर थे। हड़प्पाई लिपि में लगभग 375 से 400 तक संकेत चिन्ह हैं। ये लिपि चित्रात्मक है। प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव अथवा वस्तु का सूचक है। हड़प्पाई लिपि वर्णात्मक नहीं है बल्कि चित्र लेखात्मक है और ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे कि उर्दू लिखी जाती है दाएं से बाएं, तो उस समय ये लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। बच्चों, हम लोग जल्दी से मानचित्र को भी देखेंगे और इस मानचित्र में कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा पुरास्थलों को देखेंगे। सबसे पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। दूसरा चनूद्रो, जो कि शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था और ये एक छोटी सी बस्ती है। नागेश्वर और बालाकोट, ये दोनों बस्तियां समुद्र तट पर स्थित हैं और ये शिल्प उत्पादन का भी एक प्रमुख केंद्र था, जहां पर वो शंख की वस्तुओं, चूड़ियों, करछियों तथा पच्चीकारी की वस्तुएं बनाते थे और इन वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था। कालीबंगन, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, यहाँ पे फ्रांस से बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। चनूदड़ो, लोथल और धौलावीरी, ये तीनों स्थान ऐसे हैं जहां से मनकों में छेद करने के उपकरण प्राप्त हुए हैं।
तो बच्चों ये सभी स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसकी भी स्टडी करिएगा। आज का पाठ बच्चों यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।